सांसद किरोड़ीलाल मीणा की बेरोजगार आक्रोश यात्रा जारी है। सांसद किरोड़ीलाल मीणा दौसा पहुंचे हैं। सांसद किरोड़ीलाल मीणा की यात्रा शुरू हुई। फिलहाल दौसा शहर के आगरा रोड पर यह यात्रा इस समय चल रही है और इस यात्रा का अंतिम पड़ाव जयपुर है। लेकिन सवाल यह है कि इतना भारी जाब्ता यहां पर पुलिस का तैनात किया गया है, क्या यह यात्रा जयपुर पहुंच पाएगी? अपने आप में बहुत बड़ा सवाल, क्योंकि जहां जहां बैरिकेड्स लगाए गए हैं वहां पर किरोड़ीलाल मीणा को रोकने की समझाइश की कोशिशें की जाएगी। तहसीलदार से लेकर एसडीएम तक को अलर्ट रहने के लिए बोला गया है और ये आरएसी की बटालियन पूरे रास्ते में मौजूद है। और जहां इसको पहुंचना है, इस यात्रा को विधानसभा, इस समय वहां पर बजट सत्र चल रहा है। अब ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण होगा सरकार के लिए कि इस यात्रा को किसी तरीके से समझा बुझाकर रोका जाए। लेकिन अगर दूसरी तरफ किरोड़ीलाल मीणा की बात करें तो किरोड़ीलाल मीणा अक्सर ऐसे कूच और ऐसी यात्राओं का आयोजन करते रहते हैं और इन्हें जहां पहुंचना होता है ये किसी दूसरे रास्ते से निकलकर पहुंच भी जाते हैं। तो आज क्या इन पर पूरी तरीके से नजर रखी जाएगी? चकमा देने में माहिर है। अक्सर जो है इन्होंने इस तरह की यात्राओं के अंदर जब भी इन्हें रोकने की कोशिश की है, इन्होंने कोई दूसरा रास्ता लेकर ये पहुंचे। पुलिस की तरफ से तैयारी एकदम क्लियर है, किसी तरह की कोई अव्यवस्था नहीं होने देंगे और बैरिकेडिंग की व्यवस्था भी की गई है जिससे कोई अनावश्यक बिना अनुमति के किसी प्रकार की कोई भीड़, कोई रैली जयपुर शहर के अंदर प्रवेश ना करे। इस चीज़ के लिए हमने बैरिकेडिंग की व्यवस्था की है और हमारे पास में ऑफिसर्स हैं और हमारे जवान हैं, उनके साथ में हम मिलकर इस व्यवस्था को कर देंगे। आरएसी की 5 कंपनीज हमारे पास में हैं, सिविल पुलिस के हमारे पास 200 के आसपास जवान हैं और सीनियर ऑफिसर्स भी हैं, एडिशनल एसपीज हैं, लगभग 8 एडिशनल एसपीज हैं और डिवाइस पीस, इंस्पेक्टर्स, पर्याप्त संख्या में हमारे पास में फोर्स है। राजधानी जयपुर की ओर कूच कर रहे हैं। 50,000 लोगों को साथ में लाने का दावा है। इस पूरे मामले के अंदर जिस तरह से पुलिस ने तैयारी की है, आप देख सकते हैं कि आगरा रोड पर गहमा गहमी बढ़ चुकी है। यहाँ पर जाम लग चुका है, पुलिस ने बैरिकेड जगह जगह पर लगा दिए हैं और पूरा इंतजाम किया जा रहा है। करीब 8 से 10 थानों की पुलिस, आरएसी की स्पेशल टास्क फोर्स और यहाँ पर जो फायर ब्रिगेड से लेकर के दंगा नियंत्रण वाहन और तमाम इंतजाम किए गए। पुलिस की ब्रीफिंग बाकायदा यहाँ पर कर रहे हैं और जो 10 थानों की पुलिस है वो लगाई गई है। आरएसी के जो है अतिरिक्त बल यहाँ पर लगाया गया है। पूरी तैयारी कर ली गई है ताकि आगरा रोड पर ही यहाँ पर जो है किरोड़ी के उस कूच को रोक दिया जाए। फिलहाल जो पेपर लीक मामले को लेकर के और तमाम मामलों को लेकर के किरोड़ीलाल मीणा ने ऐलान किया था, उस ऐलान के बाद में जो है आज उन्हें जयपुर आना है। फिलहाल दौसा से उनका जयपुर कूच की बात की गई थी। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर आगरा रोड से जो जयपुर की एंट्री का यह पॉइंट है, यहाँ पर फिलहाल काफ़ी ज़्यादा जो है आप देख सकते हैं कि गहमा गहमी बढ़ चुकी है। ट्रैफिक जो है कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर जो है जो बैरिकेड्स लगाए हैं उसकी वजह से काफ़ी जाम भी यहाँ पर लग रहा है। लेकिन फिलहाल जो है पुलिस काफ़ी तादाद में जुट गई है और तैयारी ये है कि किरोड़ी के कूच को यहीं पर रोक दिया जाए। देखना ये होगा कि फिलहाल जो कूच यहाँ पर किया जा रहा है, पुलिस के जो इंतजाम किए जा रहे हैं, उसके बाद में हालात क्या रहते हैं। अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। तो ये यात्रा दौसा से शुरू हो चुकी है और आप यात्रा में भीड़ देख सकते हैं, लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। यात्रा है बेरोजगार आक्रोश यात्रा। इसमें तमाम तरह के मुद्दे हैं पेपर लीक से जुड़े हुए। और आशीष शर्मा दौसा से हमारे साथ जुड़ गए। आशीष, यात्रा का आगाज हो चुका है। किरोड़ीलाल मीणा अपने काफिले के साथ निकल चुके हैं। सनरूफ से गाड़ी में लोगों का अभिवादन करते हुए, हाथ हिलाते हुए। पहला पड़ाव कहां पर आने वाला है और किस अधिकारी को जिम्मेदारी दी गई है पहले पड़ाव पर समझाइश की? ये जो कूच है ये दौसा कलेक्ट्रेट से रवाना होना था, लेकिन दौसा शहर के ही आगरा रोड से यह कूच रवाना हुआ है। ऐसे में कुछ देर बाद ये कूच दौसा कलेक्ट्रेट पहुंचेगा। बड़ी संख्या में जो बेरोजगार युवा हैं वो सांसद किरोड़ीलाल मीणा के साथ हैं और इस समय जो कूच चल रहा है वो दौसा शहर के सोमनाथ सर्किल के आसपास चल रहा है और बड़ी संख्या में दौसा को मांगे हैं। इन मांगों को लेकर बड़ी संख्या में बेरोजगार युवा जो यहाँ पर साथ में हैं और यह कूच करीब 5 से 10 मिनट बाद में दौसा कलेक्ट्रेट पर पहुंचेगा। कलेक्ट्रेट पर पहले से ही भारी भीड़ जमा है और यहाँ पर बड़ी संख्या में जो ग्रामीण क्षेत्रों से जो लोग आए थे, बाहरी जिलों से जो लोग आए थे, उनको कलेक्ट्रेट सर्किल का स्थान दिया गया था। ऐसे में कलेक्ट्रेट सर्किल से ये जो बेरोजगार यात्रा है इसका जो स्वरूप है वो बदलेगा और बड़ी संख्या में भीड़ एकत्रित होगी। ऐसे में यहाँ पर लगातार जो बेरोजगार युवा है उनकी संख्या बढ़ती जा रही है।
और दौसा कलेक्ट्रेट के बाद में ये दौसा जिला की सीमा पर प्रवेश करेगी। करीब 15 किलोमीटर का क्षेत्र है दौसा जिले का। उसके बाद में जयपुर में प्रवेश कर जाएगी। यहाँ पर किसी भी प्रकार की वार्ता का अभी कोई कार्यक्रम तय नहीं हुआ है, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि जयपुर जिले के बस्ती या कानोता के आसपास सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कोई मंत्री जरूर आ सकता है और वो सांसद किरोड़ीलाल मीणा से वार्ता कर सकते हैं। मंत्री का नाम अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि प्रभारी मंत्री विश्वेंद्र सिंह को वार्ता के लिए भेजा जा सकता है। जी आशीष, आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं विधानसभा से इस समय बजट सत्र का दूसरा दिन आज। सारंगी संस्था को जो किराए पर चलती थी, जो ये खुद किराया नहीं देता था, जो कहता था किराया मांगने पर मुझे मंत्री के नाम से धमकाते हैं, कौन ये मंत्री, आपने कार्रवाई नहीं की। मैं समझता हूं इसके साथ ही जब ये कांस्टेबल की परीक्षा में दिवाकर स्कूल जो जोटवाड़ा का है, यहां सामूहिक नकल हुई, एसओजी की जांच है, जांच की रिपोर्ट के अंदर आप देख लो, आपने सिर्फ मान्यता रद्द की, स्कूल वहीं खड़ा है। और इसके साथ ही जो एसओजी की परीक्षा में जागृति विद्यालय जयपुर एसओजी ने सभापति महोदय जांच के बाद दिवाकर शर्मा को धीरज शर्मा को पकड़ा और इस स्कूल की मान्यता भी रद्द नहीं की, क्योंकि विप्र फाउंडेशन की उपाध्यक्ष मंजू शर्मा का ये स्कूल है। ये दोहरे मापदंड निश्चित तौर पर आपको दिखाते हैं कि दाल में काला नहीं, पूरे का पूरा काला है। और मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप यूपी की बात कर रहे थे, यूपी में एनएसए लगता है, लगाओ एनएसए, कौन मना करता, आपको हिम्मत तो करो आप। और आप ये जो प्रश्न पत्र आरपीएससी से आउट हुआ है, सभा अध्यक्ष महोदय आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता, आरपीएससी में पर्सन का सिलेक्शन करने वाला सिर्फ आरपीएससी का चेयरमैन होता है। ये आधा दर्जन में से कौन सा पेपर प्रश्न पत्र छपने जाएगा उसको मालूम है, प्रिंटिंग प्रेस उसको मालूम है। आप जांच कराओ, कहीं दूध की रखवाली बिल्ली के पास तो नहीं है। और मैं समझता हूं ऑनलाइन परीक्षाओं के अंदर जो TCSI कंपनी है जिसने 1 दर्जन परीक्षा कराई है, जिसका स्टेट हेड भुवनेश भार्गव है, इसी कंपनी ने दिल्ली पुलिस की परीक्षा आयोजित करवाई थी। ओम कोठारी कॉलेज में एक सेंटर था, 226 अभ्यर्थी उसमें पास हुए, मामला सीबीआई के पास है। ये सुरेश डाका TCSI कंपनी से इसका गठजोड़ है। विद्युत विभाग के टेक्निकल हेल्पर में एक सेंटर से 50 लोग पास हुए हैं। ये जांच का विषय नहीं तो नहीं। और ये सब साइबर हैकिंग का काम करने वाले लोग हैं। इन्होंने इन सत्तारूढ़ दल के यूथ कांग्रेस के चुनाव में साइबर हैकिंग करके और अपने चाहते उम्मीदवार मुकेश भाकर को हराया और सुमित गोदारा को चलाया। ये तार कहीं से कहीं जा रहे हैं। मैं चाहूंगा एंटी चीटिंग बिल के नाम पर कुछ लोगों पर कार्रवाई करना, कुछ लोगों को छोड़ देना, और जो लोग आज इस पूरी परिधि में आते हैं उदाराम तक जाकर आगे नहीं बढ़ना। निश्चित तौर पर ये राजस्थान में जिन लोगों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, आज वो सड़कें पर उतरे हैं, उनकी आंख आ जाएगी आपको और इस सरकार को नस्तानाबूद कर देगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे तो सारी बात आ गई है, पर मैं एक बात पूछना चाहता हूं मंत्री जी को कि यदि ये पेपर प्रेस के माध्यम से लीक होता तो 100 के 100 क्वेश्चंस का जवाब मिलता, परंतु क्योंकि उसमें से छांट करके 80 क्वेश्चंस केवल लीक हुए हैं, इसका मतलब इसमें आरपीएससी का हाथ है। तो आरपीएससी का यदि हाथ है तो ये छुटभइये लोगों को पकड़ने से, वाहवाही लेने से कुछ नहीं होगा। जो इसके मूल कर्ता धर्ता हैं, जो सरगना है, उनको आप पकड़ने की कार्रवाई करिए, उसकी हिम्मत करिए। अब आप देखिए कितने मजाक की बात है कि जयपुर शहर में जो अधिकतम कोचिंग सेंटर जहां चलता था, किराए की बिल्डिंग पे चलता था, झूठी वाहवाही लेने के लिए जो साल भर से किराया नहीं दे रहा था, मकान मालिक को नोटिस, रात को नोटिस दिया, सुबह उसको तोड़ने के लिए पहुंच गए, 5 करोड़ रुपए की उसकी बिल्डिंग को तहस नहस कर दिया। और उसके परिणाम स्वरूप जो उस मकान का मालिक था, वो अनिल अग्रवाल, आज हॉस्पिटलाइज्ड है। और इतना ही नहीं, उसके बाद उसको 14 लाख रुपए का डिमांड नोटिस और भेज दिया कि आपकी जो ये जो हमने आपका मकान तोड़ा है, इसमें जेडीए की लागत 14 लाख रुपए आई है, तो 14 लाख रुपए का बिल और भेज दिया। ये जंगल का कानून है क्या?
यानी जो किराए की बिल्डिंग थी, जो उस पर तो कोई एक्शन नहीं हुआ, वो तो चले गए, उनको तो फरार कर दिया। आप ये कह रहे हैं कि एंटी चीटिंग बिल हमने पास किया। मैं पूछना चाहता हूं कि एंटी चीटिंग बिल पास होने के बाद कितने लोगों को आपने सजा दी? एक भी व्यक्ति को सजा नहीं दी आपने। 28 आपके 4 साल में जितने पेपर लीक हुए उसमें से एक भी व्यक्ति को सजा देने का आपने प्रयास नहीं किया। तो मैं तो ये पूछना चाहूँ, एक तो ये कि ये जो किराए की बिल्डिंग थी उसके मकान मालिक का क्या दोष था? जो साल भर से किराया नहीं दे रहा था, उसकी बिल्डिंग आपने किस आधार पर तोड़ी? और उसको ये 14 लाख रुपए का जो डिमांड नोटिस दिया वो किस आधार पे दिया? आज वो जो उसका मालिक है वो हॉस्पिटलाइज है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये झूठी वाई लेने के लिए और एक वातावरण बनाने के लिए आपने जो बिल्डिंग को तोड़ा, ये क्षम्य नहीं है। और दूसरा, एंटी चीटिंग बिल लागू होने के बाद आपने कितने लोगों को सजा दी? एक भी व्यक्ति को सजा नहीं दी। और आप ये छोटे छोटे दलालों को पकड़ने से कुछ नहीं होगा। उप मुख्यमंत्री जो थे पूर्व, उन्होंने सही कहा कि तिजोरी में से, डबल लॉक में से जो परीक्षा ये पेपर जो आए, इसके लिए कोई न कोई तो जिम्मेदार होगा। उसके लिए कोई न कोई जादू था क्या? हाँ, ये कहते हैं मुख्यमंत्री जी कि मैं जादूगर हूं, पर ये कौन सा जादू दिखाया कि तिजोरी में से अपने आप खुल जा सिम और वो पेपर आ गया और उसको आउट कर दिया? तो इन सब बातों का जवाब दीजिए। धन्यवाद। श्रीमती अनिता बदेल। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। माननीय जो हमारे उपनेता हैं राजेंद्र जी, उन्होंने इस सारे विषय को बहुत गंभीरता से सदन के सामने और आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। माननीय मंत्री महोदय ने भी इसका जवाब दिया है और यह भी बहुत साफगोई से बता दिया कि इतनी परीक्षाएं हमने आयोजित की हैं, इसमें से इतनी में हमने भर्ती कर दी है, इतनी पोस्टिंग कर दी है और पूरे देश भर में इतनी परीक्षाओं के पेपर आउट हुए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, आप कोई भी चीज़ नहीं छुपा सकते। सदन की कार्यवाही ये लाइव सब लोग देख रहे हैं। राजस्थान प्रदेश जो 7 करोड़ आबादी का प्रदेश है, उसमें हर व्यक्ति इस कार्यवाही को देख रहा है। हम क्या जवाब दे रहे हैं? यदि ये संवेदना हमारे अंदर से मर गई तो मुझे नहीं लगता कि सरकार उन अपराधियों को पकड़ने में सक्षम होगी जिन्होंने इस प्रदेश के 1.5 करोड़ युवाओं के सपनों को चकनाचूर किया है। निश्चित रूप से माननीय अध्यक्ष महोदय, 16 परीक्षाएं का पेपर लीक हो जाना, कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में जिस सुरेश ढाका को एसओजी की टीम ढूंढ रही है, वही सुरेश ढाका आरपीएससी का पेपर लीक कर देता है और फिर वो पुलिस से बचते हुए नेपाल के रास्ते विदेश चला जाता है। यह किसकी कमी है? एक गरीब आदमी, हमने गरीबी नहीं देखी है ना, यहाँ इस सदन में बैठे हुए बहुत सारे लोगों ने गरीबी नहीं देखी है, इसलिए उनको आवाज नहीं है कि कैसे एक गरीब आदमी सरकारी नौकरी पाने का सपना कैसे अपने बच्चों के लिए देखता है। कोचिंग के लिए वो जयपुर भेजता है, किराए का मकान दिलाता है, कोचिंग की किताबें खरीदवाता है, कोचिंग की फीस भरता है, यहाँ रहने के लिए किराए का मकान लेता है और जब उसको पता पड़ता है कि ये भर्ती पेपर लीक हो गया और उसके कारण से परीक्षा रद्द हो गई है, तब उसके सपनों को कितनी चोट, गहरी चोट पहुंचती है शायद कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए बहुत आसानी से कह देते हैं क्योंकि गुजरात में पेपर लीक हुआ, मध्य प्रदेश में लीक हुआ, इसलिए राजस्थान में भी लीक हो गया, तो कोई बात नहीं। कहाँ संवेदनाएं आप खत्म कर रहे हो? ये जवाब यहां पर दिया है ना मंत्री महोदय आपने। यदि इस पार्ट को हटा देते तो शायद राजस्थान प्रदेश के लोग आप पर यकीन कर जाते कि नहीं सरकार कोई कार्रवाई करेगी, पर ये जवाब में जो आपने ये जोड़ा है ना, इससे संशय पैदा हो गया है कि सरकार कोई कार्रवाई नहीं करने वाली है। सुरेश ढाका कैसे आप नेपाल के रास्ते विदेश भाग जाता है? अभी कालीचरण जी ने कहा आप किराए की बिल्डिंग को तोड़ रहे हो। मंत्री महोदय, मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट था कि एनएसए का कानून लागू करेंगे और वही मुख्यमंत्री जी ये स्टेटमेंट देते हैं कि ना तो अधिकारी इसमें लिप्त है और ना ही कोई नेता इसमें लिप्त है। तो आपने तो साफ गोई से क्लीन चिट दे दी सभी लोगों को। आपने ये कानून बनाते समय बहुत वाहवाही लूटी थी। इसी सदन के 6ठे सत्र में ये कानून आप लेके आए, 8वें सत्र में ये कानून, 8वां बिल यहाँ ये सदन का ये बिल है, ये
राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती व अनुसूचित साधनों की रोकथाम का अभ्युदय विधेयक 2022 विधेयक संख्या 6 और उसका संशोधन विधेयक संख्या 9। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब ये कानून बन रहा था तब पूरे प्रदेश के लोगों ने ये आशाएं जगाई थी कि शायद इस जो गिरोह है, जो गैंग है, उस गिरोह और उस गैंग पर किसी तरह से कार्रवाई होगी और ये कानून के सीखों के तहत जेल में जाएंगे और सजा भोगेंगे। कठोर कार्रवाई का प्रावधान इस कानून में हुआ है, कठोर सजा का प्रावधान इस कानून में किया गया है, लेकिन एक भी अपराधी जेल के सीखों में नहीं जाए, सजा ना पाए। एसओजी, आप बार बार ये बात कहते हैं कि हम सीबीआई से जांच नहीं कराएंगे क्योंकि सीबीआई में बहुत केस ऑलरेडी पेंडिंग है, इसलिए हम एसओजी से कराएंगे। चलिए, मुख्यमंत्री जी की ये बात भी हम मान लेते हैं कि एसओजी से कराइए भाई, परंतु एसओजी से कराने के बाद क्या एसओजी ने अभी तक किसी को सजा दिलाने का काम किया है? क्या न्यायालय से सजा मिल करके, चालान पेश होकर के वो व्यक्ति सजा काट रहा है कि जिसने ये अपराध किया है? हम कल्पना नहीं कर सकते मंत्री महोदय, उन 1.5 करोड़ जो युवा है जो इन अलग अलग भर्तियों में बैठे हैं और जिनके कारण से परीक्षा रद्द हो गई, वो 1.5 करोड़ का मतलब कितने लोग प्रभावित हुए हैं, उससे एक परिवार से कितना व्यक्ति प्रभावित हुआ है। इसलिए मेरा निवेदन है माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से कि ये राजस्थान की पीड़ा है, ये सिर्फ 1.5 करोड़ युवा नहीं है, उनसे जुड़े हुआ पूरा परिवार जिसमें 5-5, 6-6 मेंबर भी होते हैं। इसलिए लगभग इतने 4-5 करोड़ लोग राजस्थान से इस परीक्षा से प्रभावित हुए हैं। आप इसको हल्के में मत लीजिए और इस पर संवेदना से काम करिए और जो लोगों ने इस कारनामों को किया है उनको सजा दिलाएंगे तो ही इस प्रदेश की जनता में ये विश्वास पैदा होगा कि हमने जिन लोगों को चुन करके भेजा, वोट दे करके भेजा, इस डेमोक्रेसी में वो हमारी चिंता करते हैं, हमारे लिए वहां बात करते हैं, हमारे लिए काम करते हैं। मेरा आपसे इतना ही निवेदन, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री मदन दिलावर। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये गंभीर मामला है क्योंकि राजस्थान में कई लोगों ने आत्महत्या कर ली है, कई डिप्रेशन के शिकार हो गए हैं और मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इतने बड़े बड़े अधिकारी, इतने विद्वान पुराने मंत्री, मुख्यमंत्री अपने आप को बहुत विद्वान कहते हैं, फिर भी पेपर लीक हो जाता है। ये समझ में क्यों नहीं आती बात कि हम जो पेपर बनाते हैं वो अभी कुछ कम संख्या में पेपर बनाते हैं, उसकी बड़ी संख्या बनाई जाए और फिर पेपर जब दिया जाए तो पेपर देने के पहले आधे घंटे पहले लॉटरी निकाली जाए और फिर नेट के माध्यम से मेल किया जाए सेंटर पर और तुरंत वहां प्रिंट निकालकर बांट दिया जाए तो मैं और ये खबर गंगानगर से है। फर्नीचर कारोबारी पर आईटी का एक्शन, फर्नीचर व्यवसायी के खिलाफ आईटी का छापा, व्यवसायी के ठिकानों और गोदाम पर यह कार्रवाई की जा रही है। तो इनकम टैक्स की छापेमारी फर्नीचर व्यवसायी के ऊपर, श्री गंगानगर से खबर। ये तस्वीरें जहां उनके प्रतिष्ठान है वहां पर पहुंची है। ये फर्नीचर व्यवसायी हैं और आयकर में अनियमितताओं के चलते ये छापेमारी की जा रही है। गंगानगर से खबर जहां पर इनकम टैक्स की रेड, एक फर्नीचर व्यवसायी जिसके यहां पर छापेमारी की कार्रवाई। हालांकि जानकारी सामने आना बाकी है कि क्या उसके सभी प्रतिष्ठानों के ऊपर छापेमारी की जा रही है, क्या किस तरह की जो है वो आयकर में अनियमितताएं बरती गई है, क्या शिकायत थी इस व्यापारी के खिलाफ। ये तमाम जो जानकारियां हैं वो अभी फिलहाल सामने आना बाकी है, लेकिन जो प्रथम जानकारी निकलकर सामने आ रही है, देख सकते हैं आप, जो प्रतिष्ठान है उसे आगे से बंद कर दिया गया है। अंदर आईटी के अधिकारी मौजूद हैं, कागज दस्तावेजों की जांच शुरू हो चुकी है। अशोक शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं गंगानगर से। अशोक, कौन है ये व्यापारी और किस तरह की अनियमितताएं की है इसने आयकर में? देखिए आसिफ जी, श्री गंगानगर जिला मुख्यालय के एक व्यापारिक प्रतिष्ठान है मनन फर्नीचर, जो इंदिरा वाटिका जवाहर नगर के पास स्थित है। वहां पर इनकम टैक्स विभाग के द्वारा कल देर रात से सर्वे की कार्रवाई की जा रही है।
साथ ही साथ इस व्यावसायिक प्रतिष्ठान के जो अन्य ठिकाने हैं, जस्सा सिंह मार्ग परिस्थिति गोलम है और अन्य जो ठिकाने हैं, वहां पर भी आयकर विभाग के कर्मचारी और अधिकारी मौजूद है और वहां पर सर्वे की कार्रवाई की जा रही है। हालांकि ये सर्वे की कार्रवाई रूटीन सर्वे की कार्रवाई है या फिर किसी स्पेशल इनपुट के जरिए स्पेशल रेड की जा रही है, इस बारे में भी पुख्ता तौर पर आयकर विभाग से जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन चूंकि कल देर रात से ही ये कार्रवाई की जा रही है और अभी तक ये कार्रवाई जारी है, हालांकि आयकर विभाग के अधिकारियों की तरफ से कुछ भी इस बारे में जानकारी नहीं दी जा रही है, तो मोटे तौर पर अनुमान लगाया जा रहा है कि कहीं न कहीं आयकर विभाग को कुछ ऐसे इनपुट मिले थे कि इस व्यापारिक फर्म के द्वारा कहीं न कहीं अपनी बैलेंस शीट में कहीं न कहीं किसी तरह की कोई गड़बड़ झाला की जा रही है और शायद प्रॉपर तरीके से इनकम टैक्स जमा नहीं किया जा रहा है और रिटर्न जो फाइल की जा रही है उस पर भी कहीं न कहीं किसी तरह की लापरवाही की गुंजाइश है। तो ऐसे में आयकर विभाग के द्वारा कार्रवाई की जा रही है और उम्मीद जताई जा रही है कि कहीं न कहीं अघोषित रूप आएगा का भी खुलासा इस व्यापारिक प्रतिष्ठान के द्वारा किया जा सकता है। जी अशोक, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और उदयपुर में घने कोहरे के चलते हादसा हुआ। बस बेकाबू होकर खाई में पलट गई। झबरी नदी में बस गिर गई। पुलिस मौके पर पहुंची। कुछ लोगों के घायल होने की सूचना है। जगत इलाके की ये घटना बताई जा रही है और ये बस बताया जा रहा है कि इसकी वजह कोहरा रही है। पिछले 2 दिनों से उदयपुर में मौसम खराब है, जिसके चलते ये बस आज पलट गई। और ये खबर जोधपुर से। पार्षद पति पर हमला, जमीन की पैमाइश के दौरान मारपीट। पड़ोसी ने पार्षद पति पर हमला बोला। हमले में पार्षद पति ब्रह्म सिंह परिहार घायल हो गया। झगड़े का वीडियो वायरल है। 4 लोगों पर एफआईआर। मंडोर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो ये तस्वीरें हैं जोधपुर से। बताया जा रहा है पार्षद के पति के साथ ये मारपीट की गई है। मंडोर थाना पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जमीन की पैमाइश का मामला था, यानी कि जमीन को नापा जा रहा था और उसी दौरान ये मारपीट हुई है। और चंद्रशेखर हमारे साथ जोधपुर से जुड़ गए। चंद्रशेखर, क्या वजह सामने आई इस झगड़े की और पुलिस ने क्या कुछ पाया है जांच में? देखिए आसिफ, जब कल शाम को पटवारी वहां पे मौके पर पैमाइश करने पहुंचा तो जो पार्षद पति है ब्रह्म सिंह, इसके पड़ोसी से झगड़ा हुआ किसी बात को लेकर और जब बोलचाल ज्यादा बढ़ गई तो इस दौरान उसने आरोप लगाया कि उसके पड़ोसी ने उसके सर पे पत्थर मारा और उसका हाथ तोड़ दिया। इसके बाद एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें दिखाई दे रहा है कि किस तरह से जो झगड़ा किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात की पड़ोसी का ये आरोप है कि उसने अपनी जो प्राप्त शक्तियों का उपयोग करके जो जमीन की पैमाइश और अपनी एक होटल को लेकर जो उसमें कुछ गड़बड़ी की, जिसको लेकर ये विवाद हुआ था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है कि दोनों में से कौन सही आरोप लगा रहा है और कौन गलत है। फिलहाल पार्षद का उपचार करवाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद जो है उसने जाके मंडोर थाने में एफआईआर दर्ज करवाई और जिसकी जांच जो है पुलिस कर रही है। जी चंद्रशेखर, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और उदयपुर में भी कोहरे का असर नजर आया। घना कोहरा मुसीबत का सबब बना हुआ है। जयसमंद झील में नाव में बच्चे फंस गए। स्कूल जा रहे बच्चों की नाव रास्ता भटक गई। घने कोहरे के चलते रास्ता भटक गई नाव। करीब 2 घंटे बाद जयसमंद पाल पर नाव पहुंच गई। बच्चों को बाबा मगरा से जयसमंद पाल लाना था। कोहरे के चलते बीच रास्ते में नाव भटक गई। और ये खबर बीकानेर से। शिक्षकों की मांग को लेकर छात्रों का प्रदर्शन। डंडी गांव में छात्रों ने पैदल मार्च निकाला। शिक्षकों की कमी से पढ़ाई प्रभावित हो रही है। भूख हड़ताल पर बैठे 4 छात्र और ग्रामीण स्कूलों में खाली 13 पदों पर शिक्षकों के भर्ती की मांग कर रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।